नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर जींद से आ रही है। कुश्ती पहलवान पर हुआ हमला, एकेडमी में घुसकर किया हमला। 8 से 10 बदमाशों ने लाठी डंडों से पीटा। पहलवान रोहित को आई गंभीर चोट। हमले की वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। जींद से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पहलवान रोहित को गंभीर चोटें आई हैं। कुश्ती पहलवान पर हुआ हमला। जींद से इस वक्त की बड़ी खबर, एकेडमी में घुसकर पहलवान पर हमला किया है बदमाशों ने। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से बदमाश पहलवान को मार रहे हैं और उसके बाद मौके से फरार हो रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 8 से 10 बदमाशों ने लाठी डंडों से पहलवान पर हमला किया। एकेडमी में घुसकर पहलवान पर हमले की वारदात को बदमाशों ने अंजाम दिया है। हर खबर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। जींद से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पाएंगे किस तरीके से बदमाशों ने पहलवान पर हमला किया है। एकेडमी के अंदर घुसकर बदमाशों ने पहलवान पर हमला किया है। कुश्ती पहलवान पर हमला हुआ है जींद में। आठ से 10 बदमाशों ने लाठी डंडों से पहलवान को पीटा है। कुश्ती पहलवान पर हमला हुआ है जींद में। बदमाशों ने एकेडमी में घुसकर पहलवान पर हमला किया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं फरीदाबाद में सबसे बड़े अमृता अस्पताल का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। इस दौरान अमृतानंदमयी मठ की प्रमुख मां अमृता, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी मौजूद रहे। सभी ने दीप प्रज्वलित कर अस्पताल का उद्घाटन किया, जिसके बाद पीएम मोदी ने सभी को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने जहां एक तरफ अमृता अस्पताल के बारे में बताया, तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के विकास मॉडल की भी पीएम ने तारीफ की। हरियाणा आज देश के उन अग्रणी राज्यों में है जहां घर घर पाइप से पानी की सुविधा से जुड़ चुका है। इसी तरह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में भी हरियाणा के लोगों ने बेहतरीन काम किया। फिटनेस और खेल ये विषय तो हरियाणा की रगों में है, उसके हरियाणा की मिट्टी में है, यहां के संस्कारों में है। और तभी तो यहां के युवा खेल के मैदान में तिरंगे की शान बढ़ा रहे हैं। इसी गति से हमें देश के दूसरे राज्यों में भी कम समय में बड़े परिणाम हासिल कर रहे हैं। हमारे सामाजिक संगठन इसमें बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। साथ आपको बता दें अमृता अस्पताल में क्या है खास। फरीदाबाद को पीएम मोदी ने सौगात दी है। अमृता हॉस्पिटल का किया उद्घाटन। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय रहे मौजूद। सीएम मनोहर लाल भी रहे मौजूद। अमृता अस्पताल एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल है। पूरी तरीके से हाईटेक है अमृता अस्पताल। किफायती दामों में मिलेगा लोगों को इलाज। अस्पताल में करीब 2600 बेड्स होंगे। इनमें से 534 आईसीयू बेड भी शामिल हैं। 133 एकड़ जमीन पर बना है अस्पताल परिसर। अस्पताल में
81 किस्म के स्पेशलिटी डिपार्टमेंट हैं। अस्पताल में 64 ऑपरेशन थिएटर हैं। हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, यूसी बर्कले, जॉन हॉपकिंस जैसी यूनिवर्सिटीज के साथ अस्पताल का करार है। अस्पताल ने अभी 250 डॉक्टर्स नियुक्त कर दिए हैं। अमेरिका और ब्रिटेन से स्वदेश लौटने वाले भारतीय डॉक्टर भी अस्पताल के डॉक्टर्स में शामिल हैं। पीएम मोदी की बड़ी बातें आपको बता दें, देश के सामूहिक विचार जागृत हो रहे हैं। पीपीपी मॉडल तैयार हो रहा है। मां अम्मा के विशेष योगदान के लिए प्रणाम। अमृता अस्पताल हर दिशा में आधुनिक। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बातें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम मनोहर लाल के भाषण की बड़ी बातें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है, यह कहना है सीएम मनोहर लाल का। पीएम के नेतृत्व में बढ़ रहा है देश। पीएम के हौसले को देखकर हिम्मत मिलती है। दो 2016 में शिलान्यास हुआ था अस्पताल का। सीएम ने पीएम का आभार जताया। स्वास्थ्य सेवाओं की तरफ दिया जा रहा ध्यान, यह कहना है सीएम मनोहर लाल का। मां अम्मा का बहुत आभारी हूं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ये बड़ी बातें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वहीं टिकटॉक स्टार और बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट की मौत पर एक बड़ा खुलासा करते हुए उनके भांजे एडवोकेट विकास ने सोनाली की मौत का जिम्मेदार उनके निजी सचिव सुधीर सांगवान को ठहराया है। विकास ने सोनाली फोगाट के निजी सचिव सुधीर सांगवान पर आरोप लगाते हुए कहा कि सुधीर सांगवान ने ही सोनाली फोगाट की मौत की साजिश रची है। विकास का कहना है कि सुधीर सांगवान के कहने पर ही फार्म हाउस से लैपटॉप और जरूरी सामान उठा लिए गए हैं, जिसमें सारा डेटा, जमीन और प्रॉपर्टी के कागजात भी सेव हैं। एडवोकेट विकास का कहना है कि उनकी सुधीर सांगवान के साथ बातचीत भी हुई है और वो बार बार सोनाली फोगाट की मौत के बारे में बयान बदल रहा है। विकास ने सुधीर सांगवान के साथ हुई अपनी बातचीत का ऑडियो होने का भी दावा किया है। कोई हार्ट अटैक नहीं है, ये मर्डर किया है प्री प्लान से। एक सर आज अखबारों में छपा है कि यशोधरा उनके साथ थी, उसके बारे में क्या है? जी ये बिल्कुल फेक न्यूज है। यशोधरा यही है, बल्कि उसको हम ही लेके आए हैं स्कूल से, वो भी यही है। यशोधरा उनके साथ नहीं थी। तो वहीं सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा ने भी अपनी मां के लिए सरकार से इंसाफ की गुहार लगाई है। यशोधरा ने कहा कि मेरी मां को इंसाफ मिलना चाहिए, मामले की सही जांच होनी चाहिए, जो दोषी है उन्हें सजा मिलनी चाहिए। मेरे को जस्टिस मिलना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए प्रॉपर, और जो कल्प्रेट है उन्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए। वहीं झज्जर के गांव खाचरोली में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद से मामले में लेकर जानकारी के मुताबिक बीती रात विवाहिता की पेट में अचानक दर्द हुआ, जिसके चलते उसने पेट दर्द की गोली खा ली, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसकी बिगड़ती तबीयत को देखते हुए परिजनों ने उसे झज्जर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले को हादसा मानते हुए मामला दर्ज किया और विवाहिता का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। तारीख को 22 तारीख को सूचना मिली थी कि बबली वाइफ ऑफ सिंह गांव खाचरोली में कोई उसके पेट में दर्द हो गया था, तो वहाँ पेट दर्द की दवाई के साथ में कोई जहरीला पदार्थ रखा था, वो खा लिया और उसकी तबीयत खराब हो गई और वो एक्सपायर हो गई। आज उसके मायके वाले आ गए हैं। वो पश्चिमी बंगाल की रहने वाली थी और वो
कोई कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं चाहते। अंदर तो आपको पता नहीं है। बैठ जा चलो। वहीं पलवल में नौकरी करने के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया है, जहां विजय कुमार ने शहर थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराते समय बताया कि उनके बेटे को रेलवे में टिकट चेकर की नौकरी दिलवाने के नाम पर कुछ लोगों ने उनसे 19,70,000 रुपए की ठगी की है। पीड़ित ने बताया कि इसमें से 8 लाख की राशि उसने नकद दी है, जबकि 11,70,000 रुपए की राशि विभिन्न खातों में आरोपियों ने डलवाई है। दरअसल आरोपी पीड़ित को पिछले 2 साल से झांसे में रखते हुए रकम ऐंठने में लगे हुए थे। पीड़ित ने अपनी शिकायत में यह भी बताया कि अपने आप को रेलवे में बड़े पद पर बताने वाले अनूप शर्मा भी इसके साथ शामिल है। जब ठगी के इस मामले में शहर थाना प्रभारी अनूप सिंह से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि इस मामले की जांच की जा रही है। ना मेरे साथ धोखाधड़ी हुई जी 20 लाख रुपए की जी। कैसे धोखाधड़ी हुई है? धोखाधड़ी बेटे लगाने के चक्कर में हुई जी। जैसे मान पर का उसने कही मैं रेलवे में लगाऊं, उसने पैसे 2 लाख उसने लिया जी। फिर ऐसे कोई 2.5 लाख, कोई 3 लाख, कोई ऐसे फिर सब चेक कानून के द्वारा गिरवाने लगे जी। निवासी कारना का रहने वाला है। इसने आधी दरखास्त दी है मेरे साथ रेलवे में नौकरी लगाने के लिए बच्चे 18-19 लाख रुपए ले लिए। तो आज इसने दरखास्त पेश की, जो इस पर कार्रवाई होगी कार्रवाई तुरंत की जाएगी। वही खबर इंद्री से है, जहां लंपी बीमारी से ग्रसित अब तक 900 से ज्यादा पशु इसके शिकार हो गए हैं, जिसको लेकर पशुपालन विभाग पूरी तरीके से सजग है। पशुपालन विभाग ने इससे पहले 1800 के लगभग टीकाकरण कर दिया है, जिसमें विभिन्न गौशाला और नंदीशालाओं में मौजूद सभी गोवंशों का टीकाकरण किया गया है। वहीं पर सभी गौशाला और नंदीशालाओं में इस समय फॉगिंग भी कराई जा रही है, ताकि यह वायरस और अधिक ना फैले। इस बारे में पशुपालन विभाग के उपमंडल के अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने बताया कि इस वायरस की वजह से अब तक लगभग 900 पशु ग्रसित हैं। साथ ही उन्होंने सभी पशुपालकों से अपील की है कि वे बीमार पशु को अलग रखें और पशुओं पर फिटकरी और नीम के घोल से सभी पशुओं पर स्प्रे करें। साथ ही अपने पशुओं को मक्खी मच्छर से बचाने के लिए पुख्ता इंतजाम करें, क्योंकि यह वायरस अधिकतर मक्खी और मच्छरों से ही फैल रहा है। तरफ से भी बड़े सख्त निर्देश जारी हैं कि हर एनिमल को बड़े करीब से देखना है, ऑब्जर्व करना है और सबको अटेंड करना है। और ऐसे ही जो हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तरफ से भी बहुत बढ़िया कोऑपरेशन भी मिल रहा है। हमारे जो एसडीएम साहब हैं वो बड़े कोऑपरेटिव हैं और बड़े ध्यान रख रहे हैं इसके बारे में। डे टू डे जो है रिपोर्टिंग ले रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, हेल्प भी कर रहे हैं। वही खबर भिवानी से है, जहां मवेशियों में होने वाली लंपी स्किन रोग को लेकर हरियाणा प्रदेश के विभिन्न जिलों में विशेष टीकाकरण और जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान राजस्थान के साथ लगते भिवानी जैसे जिलों में विशेष तौर पर चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत पशुपालन विभाग की टीमें गांव-गांव और गौशालाओं में जाकर व्यापक स्तर पर न केवल टीकाकरण करेंगी, बल्कि पशुपालकों और गौ सेवकों को लंपी बीमारी से निपटने के लिए प्राथमिक उपचार और रोकथाम की जानकारी भी दे रही है। आजकल पशुओं में जो लंपी स्किन डिजीज फैली हुई है, ये अफ्रीकन वायरस से फैली हुई है। आजकल जो है काफी पशुओं में ये तेजी से फैलती जा रही है। भिवानी डिस्ट्रिक्ट में हमारे मुख्यमंत्री जी श्री मनोहर लाल जी के निर्देश अनुसार एवं हमारे उपायुक्त महोदय के मार्गदर्शन में एवं निर्देश अनुसार हमने 15 दिन पहले ही 40 टीमों का गठन कर दिया गया था,
इस बीमारी की रोकथाम के लिए। ऐसा है, लोगों को जागरूक करने के लिए हमारी टीमें रोज गांव में दौरा कर रही है, स्कूलों में जा रही है, सभी को जागरूक किया जा रहा है। जो जागरूक करने के जितने भी मेथड हैं, पंपलेट है या फिर जैसे चौपाल पे बैठ के लोगों को इकट्ठा करके वहां पे जागरूक करना, इस जो LSD बीमारी के प्रति जो जागरूकता अभियान है वो शुरू से ही छेड़ा जा चुका है। और कल भी हमारी टीम गई थी काड़वास और पालुवास में, वहां लोगों को जागरूक करके आई। हमारी गौशाला में सारी गायें स्वस्थ हैं और यहाँ पे टीकाकरण चालू है और सब ठीक ठाक से चल रहा है। आप लोग कृष्ण गौशाला बलियाड़ी में कोई LMP का केस नहीं है। यहाँ पर डॉक्टरों की सहायता से पूर्ण रूप से LSD वैक्सीनेशन भी की गई है और हमारे यहाँ पर अभी तक भी सभी पशु स्वस्थ हैं। इसमें कोई किसी प्रकार की दिक्कत अभी आई नहीं है, लेकिन डॉक्टर साहब भी अपने पूर्ण सहयोग के साथ यहाँ पे बहुत ही मेहनत के साथ वैक्सीन का कार्य जोरों शोरों से चल रहा है। मैं गौशाला में रहता हूँ, हमारे पास ऐसे केस भी आते हैं, हम उनको भी देखते हैं और अपनी गाय के बीच में रहते इनको भी देखभाल करते हैं, मगर ऐसा कोई लक्षण नहीं लगता कि एक दूसरी गाय से बीमारी फैलती हो। मगर ये जो अफवाह है, ये अफवाह फैलाने से ये बीमारी की वो ज्यादा कहते हैं कि भाई ये बीमारी फैल जाती है, तो ये बीमारी फैलती नहीं है। हमारे पास भी कई केस हैं, मगर हम उनका भी देखभाल करते हैं और इनका भी करते हैं। ऐसा है जी, ये जो फैल रहा है लंपी बीमारी के बारे में, जो इसमें कुछ भ्रम ज्यादा फैल रहा है, बीमारी कम है ये, और इसमें बीमारी की संक्रमण की रफ्तार कम और अफवाह की रफ्तार ज्यादा है। तो हमारा तो ये मानना है कि ये बीमारी को खास बीमारी नहीं है, आम बीमारी, ये पहले भी आई थी और अब भी चली जाएगी। इसमें लोग है ना ज्यादा घबरा ज्यादा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी गाय में धैर्य पूर्वक इलाज करें, आराम से इलाज हो सकता है। और रही बात ये बीमारी फैलने वाली बीमारी है, हमारे पास सबूत है, हमारे पास और भी गाय हैं जो संक्रमित गाय हैं, वो हमने अलग रख रखी है, हालांकि जो प्रशासन की गाइडलाइन की उसके हिसाब से। वहीं बवानीखेड़ा के रामपुरा बलियाली में ग्रामीणों ने सरकारी स्कूल के मेन गेट को ताला जड़ दिया। ग्रामीणों ने सरकार और शिक्षा विभाग की ओर से स्कूल में शिक्षकों के पद खत्म करने और शिक्षकों की कमी होने के विरोध में रोष प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि उनकी मांग लागू नहीं होने तक स्कूलों को अस्थायी रूप से तालाबंदी कर रोष प्रदर्शन करेंगे। ग्रामीणों ने बताया कि गांव रामपुरा में एक ही सरकारी स्कूल है जिसमें गरीब बच्चे शिक्षा लेने के लिए आते हैं, लेकिन सरकार की नई नीतियों की वजह से गांव के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाले करीब 120 बच्चों का भविष्य खतरे में है और जब तक गांव की स्कूल में अध्यापकों की कमी को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक वो स्कूल को स्थायी रूप से तालाबंदी करेंगे और सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन भी करेंगे। मेरा रोष प्रदर्शन हमारे यहाँ पे गांव के जो बच्चे हैं उनके एजुकेशन और उनके भविष्य के लिए ये रोष प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि ये जो सरकार ने शिक्षा नीति लागू की है इसके तहत ये स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है। ये बच्चे यहाँ पे 120 की तादाद में है, यहाँ पे फिर भी स्कूल को मर्ज किया जा रहा है, लेकिन ये बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि यहाँ से जो जिस चीज में मर्ज किया, जिस स्कूल में मर्ज किया जा रहा है वो बहुत ज्यादा दूर पड़ता है। नीति के अंतर्गत जो भी है वह बहुत ही गलत हो रहा है, जिससे कि रामपुरा स्कूल में MIS पर 6 अध्यापक हैं, जो कि उनमें से सिर्फ एक ही अध्यापक PTI रहा है। ये शिक्षा नीति जो कि इतनी गलत है, ये स्कूल के बच्चे कहाँ जाएंगे। खबर झज्जर से है, जहां पर जिले के गांव मछरौली में NH 71 पर स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के छात्रों को जान जोखिम में डालकर सड़क को पार करना पड़ता है। सबसे अहम बात यह है कि हाईवे होने की वजह से यहां पर दिन रात वाहनों की आवाजाही लगी रहती है। वहीं सड़क पर वाहन काफी तेजी से गुजरते हैं, जिसकी वजह से हमेशा हादसा होने का खतरा मंडराता रहता है। इस बीच आपको बताएं कि विद्यालय में कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के 530 बच्चे पढ़ते हैं। ग्रामीण दीपक ने बताया कि हाईवे पर तेज गति से वाहनों की आवाजाही होती रहती है, जो बड़े हादसे को न्योता दे सकता है। इस ओर प्रशासन द्वारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि सुबह के समय जब बच्चे स्कूल के लिए जाते हैं
तो संख्या काफी ज्यादा रहती है और डर लगातार बना रहता है। ग्रामीणों ने कहा कि अगर पुलिस प्रशासन द्वारा यहां पर बैरिकेड्स लगा दिया जाए तो बच्चों के लिए परेशानी कम हो सकती है। एक्चुअली ये एक हाईवे है और ये सारा का सारा केंद्र सरकार के अधीन है। हमने इसके बारे में प्रशासन को लिखा भी है, गांव वालों ने आकर के चिंता जताई है, एसएमसी ने भी चिंता जताई है कि यहाँ बच्चों की भीड़ ज्यादा है। एक साथ जब छुट्टी होती है तो लगभग 550 साढ़े 500 बच्चे एक साथ बाहर निकलते हैं और ये हाईवे है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा स्पीड में व्हीकल आते हैं तो एक्सीडेंट का खतरा तो हमेशा बना रहता है। कि यहाँ पर दिल्ली जैसे बच्चे क्रॉस करते हैं तो उसमें हादसा टलता है, दिल्ली की दिल्ली, ठीक है। इससे पहले 2 हादसे हो लिए, उनमें ऑन द स्पॉट डेथ हो गई 2 बच्चों की, ठीक है। कुछ दिन के लिए तो जैसे प्रशासन भी जागता, उसके बाद फिर वही ऐसे ही होता है। ये जो हमारा स्कूल है माछोली में, ये गांव की जो दिशा है वो पश्चिम की ओर है और स्कूल है वो पूर्व की तरफ है। और स्कूल में आने के लिए 4-5 गांव से बच्चे आते हैं और रोड को क्रॉसिंग करनी पड़ती है। रोड की क्रॉसिंग के लिए बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें आती है। हर रोज कोई न कोई हादसा होने से बस परमात्मा के अधीन है जो टल जाता है। वहीं बहादुरगढ़ नगर परिषद की पहली बैठक में जमकर हंगामा हुआ। हंगामे के बीच गली नालियों की मेंटेनेंस, बंदर पकड़ने, नई गाड़ियां खरीदने समेत 25 प्रस्ताव के अलावा बैठक में 7 अन्य प्रस्ताव भी रखे गए। नगर परिषद बहादुरगढ़ शहर के पार्षदों से उनके वार्ड में होने वाले कार्यों के बारे में जानकारी लेकर विकास कार्य करवाएगी। बहादुरगढ़ नगर परिषद की जमीन गौ सेवा समिति को देने का प्रस्ताव भी रद्द कर दिया गया है। वहीं नगर परिषद की प्रधान सरोज बाला राठी का कहना है कि बोर्ड की यह पहली बैठक सकारात्मक रही है। कुल मिलाकर 33 मुद्दों पर बैठक में चर्चा हुई और ज्यादातर प्रस्ताव पास किए गए। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि सभी पार्षदों को साथ लेकर शहर का एक समान विकास करवाया जाएगा। वार्ड में चलने वाले विकास कार्य से जब पार्षद संतुष्ट होगा तो ही ठेकेदार की पेमेंट की जाएगी। अगर पार्षद असंतुष्ट है तो ठेकेदार के कार्य की जांच करवाई जाएगी और जांच पूरी नहीं होने तक पेमेंट रोकने का काम नगर परिषद की तरफ से किया जाएगा। देखिए, इसमें शहर से जुड़े अनेक विकास कार्यों के मुद्दे थे, जैसे कि मेंटेनेंस का हो गया, स्ट्रीट लाइटें तो खराब हो रखी हैं उनका हो गया, और एक इसमें मुद्दा था सरकारी जमीन को, कमेटी की जमीन को प्राइवेट संस्था को देने का। उस पे सभी पार्षदों ने सर्वसम्मति से मना कर दिया कि भी कमेटी की जमीन को ना तो हम किसी को संस्था को ऐसे देंगे और ना हम देना चाहते हैं। देखिए, आज हमारी बोर्ड की पहली मीटिंग थी जो कि आपको बता दूं बिल्कुल सकारात्मक थी। सभी जो हमारे वार्ड पार्षद थे 31, इन्होंने अपने मुद्दे रखे हैं और उन पे बोर्ड से जल्दी सुनवाई का काम भी हमने, क्योंकि सारे मुद्दे जनहित के थे, कोई ऐसा नहीं था कि जिसमें हम इग्नोर कर सकें, तो उन पे बहुत जल्दी एक्शन लिया जाएगा। जनहित के बहुत सारे मुद्दे थे जिसमें पार्कों की मेंटेनेंस थी, सड़कों का पैच वर्क था, पार्कों की मेंटेनेंस थी, और इसमें ज्यादातर मुद्दों के लिए डिस्कशन का सभी पार्षदों को उचित समय मिला। सभी की बात को ध्यानपूर्वक सुना गया। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम ने जरूरतमंदों और आम व्यक्ति की आय बढ़ाने के लिए स्वरोजगार के लिए ऋण दिए। अतिरिक्त उपायुक्त अखिल पिलानी बोले कि आम आदमी की आय बढ़ाने के साथ साथ उन्हें स्वावलंबी बनाना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से हरियाणा पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम की ओर से जरूरतमंदों को निगम के नियमानुसार ऋण दिया जाता है। जिनकी आय 1 लाख रुपए से कम है, उन्हें यह ऋण प्रदान किया जाता है ताकि उनकी आय बढ़ सके। उनको हम जो वेरियस हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके लाभ देते हैं, और इसका उद्देश्य ये है कि जो अंत्योदय परिवार है उसकी इनकम बढ़ाई जा सके। क्योंकि 1 लाख से कम है उसको 1,80,000 तक लेके जाई जा सके। इसके चलते जो बैकवर्ड क्लासेस निगम है
उसके आज 8 बेनिफिशरीज को अलग अलग स्कीम्स के तहत लोन दिया गया। किसी का लकड़ी का काम है, किसी का टेलरिंग शॉप है, किसी का किराना शॉप है। तो इन लोगों को यहाँ पर सर्टिफिकेट दिए गए आज और इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि अपना काम अच्छे से करें और जो मुख्यमंत्री जी का सपना है कि इनकी इनकम बढ़ाई जाए। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए हर खबर के साथ।